Hello students, welcome back to Expansion Path Academy. My name is Manisha. I am your business studies educator. So today we are going to begin with our fourth function of management, that is directing. So as directing comes after your staffing process. In last session we have done our staffing. So all the functions of management that begins with planning, then comes organizing, then we had done staffing which we had done in our last session. Okay, so today we are going to begin with our next function of management, the next chapter, which is directing. So what is the literal meaning of directing? Directing का मतलब क्या होता है? किसी को डायरेक्ट करना या गाइड करना towards something. ठीक है, कोई भी गोल हो सकता है उसको अचीव करने के लिए when you guide someone, है ना, when you instruct someone, that is called directing. अब वो डायरेक्टिंग किसी भी फॉर्म में हो सकता है. अगर हम बात करें मूवीज की, है ना, सो मूवीज में जो एक्शंस होते हैं दे नीड टू प्ले देयर रोल्स, राइट. एक्टर्स जो होते हैं, सो उनके लिए डायरेक्टर्स आर देयर हु डायरेक्ट देम, हु गाइड देम, हु इंस्ट्रक्ट देम कि हाउ यू डू योर एक्टिंग इन अ सर्टेन वे, राइट. सो दैट इज अ डायरेक्टिंग. Other way, if a teacher is teaching you, है ना, so at a certain point of time, if you need some kind of instruction, कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपने टास्क को या आपने अपने सिलेबस को कैसे लर्न करना है, तो उस केस में द टीचर विल इंस्ट्रक्ट यू while you are at your work, while you are at your study, है ना. so उसको भी हम इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, डायरेक्टिंग कह सकते हैं. तो ये क्या है, जब आप प्लानिंग बनाते हो, सो प्लानिंग को एक्शन में ट्रांसफॉर्म करने का जो रियल काम है वो डायरेक्टिंग में होता है ना. सो इट ट्रांसफॉर्म योर प्लान्स इनटू योर एक्शंस. प्लान जो बनाने का काम वो प्लानिंग में करते हैं. उसके बाद हाउ टू कैटेगराइज, हाउ टू अरेंज द थिंग्स, वो हम करते हैं ऑर्गेनाइजिंग में. ठीक है, उसके बाद वी नीड टू डिसाइड कौन सा इंडिविजुअल क्या काम करेगा, किसको रिपोर्ट करेगा, किसके अंडर काम करेगा, कौन किसको अथॉरिटी देगा, कौन किसको डेलीगेशन देगा, है ना. वो सब चीजें हम स्टाफिंग में करते हैं. ठीक है, उसके बाद डायरेक्टिंग में एक्चुअल टास्क जो होता है इट टेक्स प्लेस, है ना, व्हेन यू ट्रांसफॉर्म योर प्लान इनटू एक्शन, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिंग. तो मीनिंग क्या है इसका? इट मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शंस इन गाइडिंग पीपल इन डूइंग वर्क. काम को करने के लिए लोगों को गाइड करना या इंस्ट्रक्शंस देने को ही हम डायरेक्टिंग कहते हैं. लेट्स रीड द प्रोसेस. इट इज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, motivating and leading people in the organization to achieve its objectives. So it could be any function of management. ठीक है, the ultimate aim is to achieve the objective. So किसी भी objective को achieve करने के लिए when the one person guides someone in terms of instructing, guiding, counseling, या उसे motivate भी कर सकते हैं. So ये सारी चीजें that leads to achievement of organizational objectives. इसको हम क्या बोलते हैं? Directing कहते हैं. Okay, so ये था मीनिंग. आगे चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग क्यों जरूरी है, इसकी हेल्प से व्हाट बेनिफिट्स कैन वी गेट. द फर्स्ट इज, ओके, द फर्स्ट बेनिफिट इज डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन बाय पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स. किसी भी गोल को अचीव करने के लिए डायरेक्टिंग की हेल्प से हम लोगों को एक्शन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हेल्प आउट करते हैं. सो पहला बेनिफिट, ठीक है, it integrates employees' efforts in the organization in such a way that every individual effort contributes to organizational performance. यानी कि जितने भी एम्प्लॉइज जो काम कर रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उन सब के एफर्ट्स को कोलैबोरेट करना, एक पॉइंट पे कोऑर्डिनेट करना, सिंक्रोनाइज करना, ताकि हर एक इंडिविजुअल का एफर्ट है दैट वुड हेल्प इन अचीवमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. ठीक है, सो ये डायरेक्टिंग की हेल्प से होता है. आगे है, इट गाइड्स एम्प्लॉइज टू फुल्ली रियलाइज देयर पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटीज बाय मोटिवेटिंग एंड प्रोवाइडिंग इफेक्टिव लीडरशिप. सो यहाँ पे लीडरशिप का भी कंपोनेंट आता है कि अच्छी लीडरशिप की हेल्प से आप डायरेक्टिंग से एम्प्लॉइज को मोटिवेट कर सकते हो, सो दैट दे गिव ऑल ऑफ देयर पोटेंशियल. पोटेंशियल क्या है कि वो अपना बेस्ट एफर्ट्स दे सकते हैं टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. ठीक है, so it helps to employees to fully realize their potential. इसका मतलब क्या है कि एम्प्लॉइज अपने पोटेंशियल को जान सके कि हम क्या काम कर सकते हैं, एंड वी शुड डिवोट ऑल आवर एफर्ट्स इन अचीवमेंट ऑफ दैट गोल इटसेल्फ. ठीक है, सो वो हेल्प होती है. आगे, इट फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन. डायरेक्टिंग की हेल्प से जब आप प्लान को एक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो, उस टाइम पे आप जो भी
चेंजेस की रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, है ना, उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, उनको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है, उनको आप अप्लाई कर सकते हो. सो डायरेक्टिंग indirectly helps in introduction of needed changes that is required at a point when you need to convert your plan into action. So वहां पे changes can take place, तो directing can help in that zone. Okay, आगे चलते हैं. Effective directing helps to bring stability and balance in the organization since it fosters cooperation and commitment among the people and helps to achieve balance among various groups, activities and the department. Effective directing होगी तो उसकी help से you can bring stability in terms of maybe the tenure of your personnel, ठीक है, maybe their retention ratio. So it helps to bring stability and balance in the organization. Balance means it could be the balance between the employees who are working in the organization and the employers under whom they are working. So it helps to ensure the stability and balance in the organization. अच्छी डायरेक्टिंग है, अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया गया है कि कैसे काम होगा, तो उससे डेफिनेटली स्टेबिलिटी और बैलेंस तो आएगा ही आएगा. ओके, सो ये थे आपके इंपॉर्टेंस डायरेक्टिंग के. आगे चलते हैं. एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग. So we do have four elements of directing, that is supervision, motivation, leadership and communication. 4 मेन एलिमेंट्स है, इनको हम ध्यान से डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है. सो इन ब्रीफ आई कैन से सुपरविजन का मतलब क्या होता है, व्हेन यू सुपरवाइज समवन, कोई काम कर रहा है while doing work and you are supervising, you are instructing कि ये काम is this going in right direction or not, ठीक है. If there are any changes required, do them necessarily, उसी टाइम करवाओ, that is supervision, है ना. देख रेख करना कि काम सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं, इफेक्टिवली हो रहा है या नहीं. एंड अगर कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड लग रही है एज अ सुपीरियर, तो यू कैन इंस्ट्रक्ट योर एम्प्लॉय और योर सबऑर्डिनेट टू मेक द चेंजेस एज पर नेसेसिटी, ठीक है. मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, मोटिवेशन का मतलब होता है कि आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो किसी काम को करने के लिए. अब वो मोटिवेशन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. पॉजिटिव मोटिवेशन, नेगेटिव मोटिवेशन, ठीक है. इफ आई से कि अगर एक बच्चा अच्छी आर्ट या ड्राइंग कर रहा है ना, तो आप उसको क्या बोलते हो, मोटिवेट करते हो, इन्फ्लुएंस करते हो कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत आगे जा सकते हो. So that emotion will give him a sense of belongingness and a positive spirit that he or she can do way better than this, है ना. So this is called positive motivation, जहाँ पे if you are doing the thing in right manner, but still you are receiving appreciation of that, है ना. So that gives you a sense of morality कि आप और better कर सकते हो, वह positive motivation. नेगेटिव मोटिवेशन की बात करें तो एक बच्चा जो नलायक है पढ़ने में, है ना, तो वो पहले से ही नलायक है, पहले से नहीं पढ़ रहा है, एंड देन यू आर सेइंग कि अच्छे से पढ़ो, अगर नहीं पढ़ोगे तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे, तुम फेल हो जाओगे. तो लेट्स सपोज अगर बाय 1% चांस इफ ही और शी थिंक्स कि मैं पढ़ के पास हो सकता हूँ, लेकिन मुझे तो नेगेटिवली मोटिवेट किया जा रहा है कि तू पास हो ही नहीं सकता है, तो वो जो फीलिंग है वो उसके दिमाग में घर कर जाएगी, बैठ जाएगी कि यार पढ़ने का तो फायदा नहीं, नालायक तो मैं हूं, पढ़ने का तो फायदा ही नहीं, पास होने का फायदा ही नहीं, क्योंकि मुझसे होगा ही नहीं, मैं फेल ही हो जाऊंगा. तो एक वे तो हुआ नेगेटिव मोटिवेशन का ये. अदर हो सकता है नेगेटिव मोटिवेशन इज ऑल्सो वर्क्स गुड इन समटाइम्स. हाउ, एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे 2 तरह के लोग होते हैं. ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो इनिशिएटिव लेके काम को करने की कैपेसिटी रखते हैं कि वी कैन डू दैट, और उनको पॉजिटिव अप्रिसिएशन मिलता है, मे बी फाइनेंशियल टर्म्स में, मे बी नॉन फाइनेंशियल टर्म्स में, है ना. सो फाइनेंशियल टर्म्स में क्या उनको कॉम्पेंसेशन मिलेगा, और नॉन फाइनेंशियल में क्या है, अप्रिसिएशन मिलेगा, है ना. सो बोथ वर्क्स इन अ पॉजिटिव मैनर, तो वो पॉजिटिव मोटिवेशन हो जाएगा. वर्सेस देयर कुड बी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, but they are lethargic in nature. They do not take initiative towards anything in the organization. So to stimulate them to work towards achievement of organizational goals, the superiors have to take some strict action or punitive action.
है ना. दे हैव टू टेक स्टर्न एक्शन टुवर्ड्स देम. व्हाई सो? कि अगर तुम काम नहीं करोगे तो आपके कॉम्पेंसेशन में से कुछ अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा, कट हो जाएगा. तो वो चीज जो स्पिरिट है वो उनके मन में एक फियर पैदा करेगा कि हमें अच्छे के लिए काम करना है, हमें पैसा कमाने के लिए काम करना है. इनिशिएटिव से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पैसा कमाने के लिए तो बैठे हैं ना. तो अगर स्टर्न एक्शन नहीं लिया जाएगा तो दे विल नॉट वर्क, है ना. सो उस वे में नेगेटिव मोटिवेशन ऑल्सो वर्क्स बेटर. तो बोथ आर इंपॉर्टेंट इन देयर ओन एस्पेक्ट, राइट. सो ये हम पढ़ेंगे डिटेल में. लीडरशिप क्या होता है? जहां पे एक लीडर होगा वो बाकी अपनी टीम को लीड करेगा या फॉलो करेगा टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ समथिंग. और कम्युनिकेशन, इट्स अ काइंड ऑफ two-way interaction between maybe two or more than two persons. तो communication उसके बारे में है. So let's discuss this in detail one by one. The first is supervision. So as you can see in this image, supervision में क्या है कि काम करते हुए चेक रखना कि क्या काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं. If it's going in good direction, it's good. But if it's not, उसका मतलब क्या होगा कि you need to make some changes as per requirement. So, supervision can be understood as the process of guiding the efforts of employees and other sources to accomplish the objective. Objective को achieve करने के लिए जब आप employees और other resources के efforts को guide कर रहे हो while at work, उसको हम supervision कहते हैं. ठीक है. It means overseeing what is being done by subordinates. क्या काम किया है subordinates ने उसको देखना and giving instructions to ensure this thing. और instructions देना ताकि किसी point पे आके आपकी wastages ना हो सके resources की, right. तो ये होता है supervision. Importance पढ़ लेते हैं. So पहला क्या है? It maintains day to day contact and friendly relations with the workers. तो superiors और subordinate के बीच में एक cordial relationship develop होता है when they interact on one to one basis on every day. ठीक है. सो एक तो ये अच्छे रिलेशंस बिल्डअप करता है, पर्सनल रिलेशंस बिल्डअप करता है सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में. एक है इट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट. अगेन दैट हायरार्की, दैट स्केलर चेन, टॉप, मिडल एंड बॉटम. तो सभी लेवल्स के बीच में एक लिंक क्रिएट करता है सुपरविजन. ओके. इट प्लेज अ की रोल इन मेंटेनिंग ग्रुप यूनिटी अमंग वर्कर्स प्लेस्ड अंडर हिज कंट्रोल. ग्रुप यूनिटी भी बना के रखता है. द स्पिरिट डी कॉप्स, है ना. सो इफ यू रिमेंबर स्पिरिट डी कॉप्स, वन ऑफ द प्रिंसिपल बाय हेनरी फ्यूल, विच मीन्स यूनिटी स्ट्रेंथ. तो यूनिटी बना के रखना कि सब लोग, चाहे वो ह्यूमन एफर्ट्स है चाहे वो अदर रिसोर्सेज है, वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आके कोऑर्डिनेट होके काम करें. तो उसके लिए ग्रुप यूनिटी बना के रखेगा एक सुपरवाइजर. इट एंश्योर्स परफॉर्मेंस ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू टारगेट सेट. जैसा बेंचमार्क सेट किया था उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं, उस चीज का चेक रखना सुपरविजन. ओके. इट प्रोवाइड्स गुड ऑन द जॉब ट्रेनिंग टू द वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज. जितने भी एम्प्लॉइज या वर्कर्स हैं उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी सुपरविजन की हेल्प से मिलती है. द कोचिंग मेथड ऑन द जॉब ट्रेनिंग में हमने स्टार्टिंग में किया था, है ना. सो इट वॉज अबाउट द ऑन द जॉब मेथड. ऑन द जॉब मेथड में हमने किया था कोचिंग. तो कोचिंग रेफर्स टू व्हेन यू काउंसिल समवन ऑन द बेसिस ऑफ व्हेन ही और शी इज एक्चुअली डूइंग वर्क, है ना. सो इट्स गुड ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड. अ स्किल्ड एंड नॉलेजेबल सुपरवाइजर कैन बिल्ड एफिशिएंट टीम ऑफ वर्कर्स. आगे, सुपरवाइजरी लीडरशिप प्लेज अ की रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. जितने भी इंडिविजुअल्स है हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनको इन्फ्लुएंस करता है इन वे ऑफ पॉजिटिव स्पिरिट, है ना. सो मोटिवेशन से भी क्या है, कनेक्टेड है. एंड द लास्ट वन इज अ गुड सुपरवाइजर एनालाइजेस द वर्क परफॉर्म्ड and gives feedback to workers. It is very, very, very pertinent that a superior should give a honest feedback to the employees who are working under him so that कि वो time to time उस चीज को change कर सके. That's why supervision is important. So this was all about supervision, the first element of your directing. Second element comes motivation. थोड़ा सा हम डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज मोटिवेशन, है ना. कि मोटिवेशन क्या होता है, व्हेन यू मोटिवेट समवन टू डू द वर्क. सिंपल.
तो मोटिवेशन मीन्स इंसाइटमेंट और इंड्यूसमेंट टू एक्ट और मूव। कोई काम करने के लिए आप में कुछ उत्तेजना पैदा करना, कुछ एक्साइटमेंट पैदा करना, उसको मोटिवेशन कहते हैं। It's the process of making subordinates to act in a desired manner to achieve the organizational goals. तो ये एक वो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से आप सबॉर्डिनेट्स को जैसा आप चाहो, एज अ सुपीरियर जैसा आप चाहो उस वे में उनको डायरेक्ट कर सकते हो कि वो इस तरीके से काम करें। वो होता है मोटिवेशन। ओके, तो ये क्या है? एक अनसेटिस्फाइड नीड है, टेंशन, ड्राइव्स, सर्च बिहेवियर, सेटिस्फाइड नीड, रिडक्शन ऑफ टेंशन। तो ये जो चीजें नेगेटिव एस्पेक्ट्स है कि अनसेटिस्फाइड नीड होती है या टेंशन होती है, ड्राइव्स होती हैं कि व्हाट यू वांट टू हैव, उन सब को सर्च बिहेवियर की हेल्प से, मोटिवेशन की हेल्प से फाइंड आउट किया जाता है। देन ऑल दिस हैव टू कन्वर्टेड इनटू अनसेटिस्फाइड वाली सेटिस्फाइड नीड में कन्वर्ट हो जाती है और टेंशन की भी रिडक्शन हो जाती है। ओके, आगे चलते हैं। मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु वाज मैस्लो? द अब्राहम मैस्लो। सो ही वाज वन ऑफ द प्रोपाउंडर ऑफ मोटिवेशनल थ्योरी, जहां पे उसने 5 लेवल्स ऑफ मोटिवेशनल नीड्स फाइंड आउट की थी। ठीक है, जहां पे ही सेड कि अगर फर्स्ट लेवल ऑफ जो नीड होगी, सबसे पहले पर्सन को उसकी लालच होता है, उसकी भूख होती है, तो जब वो सेटिस्फाई हो जाती है तो वो अगली नीड की तरफ बढ़ता है। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द 5th नीड। So let's discuss in detail. First comes your basic physiological needs. Basic physiological needs. तो ये आपका चार्ट है जहां पे सबसे बॉटम लेवल नीड्स जो होती है उनको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स, और आई कैन से वी के इनको हम सर्वाइवल नीड्स भी कह सकते हैं। ऐसी चीजें जो जीने के लिए जरूरी होती हैं। हाँ बिल्कुल, में क्या क्या आता है? हंगर, थर्स्ट, शेल्टर, स्लीप, ये सब क्या है? आपकी बेसिक नीड्स है। सो जब एक इंडिविजुअल उसकी फर्स्ट बेसिक बॉटम लेवल की जो नीड्स होती है, दे आर कॉल्ड फिजियोलॉजिकल नीड्स। सबसे पहले इनकी पूर्ति करना जरूरी होता है। ठीक है, जब ये सारी नीड्स सेटिस्फाई हो जाती हैं, देन इंडिविजुअल हैव दैट कंसेप्शन कि उसको आगे अगली लेवल ऑफ नीड्स की तरफ बढ़ना है, विच वी कैन से सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। तो इस लेवल पे उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स तो फुलफिल हो चुकी हैं। देन ही वांट्स टू मूव फर्दर, ठीक है, टू हैव द अफ्लुएंस ऑफ योर सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। अब कौन कौन सी चीजें आती है सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स में? जैसे कि जॉब की सिक्योरिटी, पैसा तो कम यहाँ पे मिला उसको, रोटी कपड़ा मकान के लिए पैसा तो मिला, लेकिन उस मनी का स्टेबल होना जरूरी है, सिक्योर होना जरूरी। दैट इज कॉल्ड जॉब सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम। अगेन पेंशन प्लान्स इफ अ पर्सन इज वर्किंग अंडर सम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, सो ये वो सब चीजें हैं विच प्रोवाइड हिम और हर सेफ्टी रिगार्डिंग हिज लाइफ, सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। अभी क्यों होता है? These needs provide security and protection from physical and emotional harm. फिजिकल और इमोशनल हार्म से बचाने के लिए ही आपके पास सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स के लिए तलाश करता है एक इंडिविजुअल। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। रोटी कपड़ा मकान के बाद कमिंग योर सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स। ठीक है, जैसे ही सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स आर फुलफिल्ड, then an individual have an urge to move forward towards the affiliation या फिर belonging needs। एफिलिएशन या बिलोंगिंग नीड्स, इसका मतलब क्या होता है? लगाव या फिर कह लो प्यार, है ना? एक प्यार की चाह या लगाव की चाह, किसी से कुछ इंटरैक्शन की चाह होती है। यहाँ ये तो इंडिविजुअल नीड्स थी, यहाँ पे क्या है कि उसको अकेले के लिए कुछ नहीं चाहिए। अब उसको क्या है कि उसको फ्रेंडशिप, लव, कंपेनियनशिप, ये सब चाहिए उसको। पैसा तो उसके पास आ गया है। तो एफिलिएशन बिलोंगिंग नीड्स क्यों जरूरी है? बिकॉज यू मस्ट हैव ऑल रेड दिस सेंटेंस कि मैन इज अ सोशल एनिमल, है ना? मैन इज अ सोशल एनिमल। So affiliation or belonging needs refers to these needs are affection, sense of belongingness, acceptance and friendship. Also इसमें आपका love, hatred, companionship, ठीक है, etc. ये सब भी आपके
एफिलिएशन और बिलोंगिंग नीड्स में आते हैं. So these are those needs which provide a sense of affection to an individual. जैसे कि उसको दोस्ती चाहिए, दोस्ती है किसी से, प्यार है या नफरत है, सेंस ऑफ अफेक्शन, तो वो सारी की सारी चीजें थर्ड लेवल ऑफ नीड्स में आती हैं, है ना. सो अब अब्राहम मैस्लो बोल रहा है कि जैसे एक इंडिविजुअल की सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स की पूर्ति होने के बाद जब वो एफिलिएशन नीड्स पे आता है, उसको सारे इमोशंस, है ना, इसमें इमोशंस आते हैं आपके, राइट. तो सारे इमोशंस जो हैं आपके वो सब फुलफिल होने के बाद उसकी नेक्स्ट अर्ज जागती है टू फुलफिल द नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड्स विच इज योर एस्टीम नीड्स. एस्टीम नीड्स. अब एक डाउट आता है कि दोनों के दोनों में कुछ इमोशंस की बात की गई है. येस, दैट्स ट्रू, लेकिन फर्क क्या है, इसमें हमने कुछ कंपोनेंट्स पढ़ लिए कि क्या क्या चीजें आती है. एस्टीम नीड्स में हमारे वो फैक्टर्स आते हैं जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट. मैंने पैसा कमा लिया, रोटी कपड़ा मकान मेरे पास आ गया है, ठीक है, मेरे पास जॉब सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम है, मेरे दोस्त बन गए हैं, मेरी फैमिली बन गई है, मेरे कुछ दोस्त है जिनसे कुछ अच्छे रिलेशंस है, जिनसे कुछ बैड रिलेशंस हैं. अब मुझे सोसाइटी में रिकग्निशन चाहिए, लोग मुझे किस नाम से जाने, है ना. तो अगर हम बात कहते हैं कि एक डॉक्टर होता है तो उसको किस नाम से बुलाते हैं, डॉक्टर दिस, डॉक्टर दैट, है ना. तो वो क्या, वो इट्स अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी कि उसको डॉक्टर के नाम से रिकॉग्नाइज किया जाता है सोसाइटी में. लोग उस इंडिविजुअल को किस नजर से देखेंगे, ठीक है, किस नजर से देखेंगे, दैट इज कॉल्ड योर सेल्फ एस्टीम नीड्स, राइट. सो दीज नीड्स इंक्लूड फैक्टर्स जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी क्या है, कुछ लेवल की आजादी, राइट. ऑटोनॉमी स्टेटस, रिकॉग्निशन, लोग कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि वो मिस्टर गुप्ता डॉक्टर लॉयर है ना. सो दिस इज रिकॉग्निशन. एंड अटेंशन, द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अटेंशन चाहिए सोसाइटी से उसको कि किस तरीके से ही और शी इज ग्रैबिंग अटेंशन आउट ऑफ सोसाइटी. दिस कम्स अंडर एस्टीम नीड्स. ओके, आई होप यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन social needs and the esteem needs. Social needs में क्या है, sorry, affiliation belonging needs को, yes, we also call this as social needs. Social needs में क्या आता है हमारे पास, love, companionship, hatred, friendship, affection. और esteem needs में क्या है, self respect, self integrity, है ना, recognition, attention. ये सारी चीजें कहाँ आती हैं, esteem needs में. लोग मुझे इस नाम से जाने, लोग मुझे ऐसे recognize करें, मेरा सोसाइटी में ये स्टेटस होगा, राइट. सो ऑल थिंग्स कम्स अंडर योर एस्टीम नीड्स. आगे आते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. तो जैसे ही ये चारों नीड्स फुलफिल हो जाती है एक इंसान की, he or she move towards the last and the fifth stage of motivational need which is called self actualization need. पहला पॉइंट, ये नीड्स कभी भी फुलफिल हो ही नहीं सकती है क्योंकि इसमें वो सब आता है कि यू नीड दिस और ये फुलफिल हो गया, फिर ये चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर ये चाहिए, है ना. अब एक बहुत अच्छा आपका कारोबार है, बिजनेस है, जहां पे आप प्रॉफिट्स कमा रहे हो, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, बहुत सारे एम्प्लॉयज रख लिया आपने, नया प्लांट खरीद लिया है, फैमिली बन गई है आपकी, है ना. सोसाइटी में आपको रिकॉग्निशन मिल गया है, सेंस ऑफ अफेक्शन है, और यू कैन से व्हाट दिस कॉल्ड अटेंशन मिल गया आपको. आपके पास अपने अच्छी लग्जरी कार्स भी है. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या आएगा, मेरे पास ये कार है, अब मुझे बड़ी कार चाहिए, बड़ी कार है, या मुझे 2 कार और चाहिए, इसके बाद और चाहिए. तो ये लेवल ऑफ नीड्स कभी फुलफिल नहीं हो सकती है. अभी मेरे पास 4 BHK हाउस है, अब मुझे मैंशन चाहिए, मुझे विला चाहिए, मुझे ये चाहिए. तो यानी कि इसमें क्या है, ऐसी लेवल ऑफ नीड्स है विच कैन नॉट बी फुलफिल्ड एट ऑल, कभी नहीं हो सकती है ना, बिकॉज दिस कीप्स ऑन गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग. सो वो सारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में आती हैं. So it refers to drive to become what one is capable of becoming. तो जो आप बनना चाहते हो वो आप बन जाते हो इसमें. लेकिन these needs include growth, self fulfillment जो कभी पूरा नहीं होता है ना, and achievement of goals. एक गोल अचीव किया, then next goal arise, then it keeps on increasing, है ना. So this comes your motivational needs, the 5 level needs. Okay, so it begins from the bottom level and coming to the top level. So let's see its chart. ये देखो, बेसिक नीड्स होती हैं, उसके बाद सेफ्टी नीड्स आती हैं, उसके बाद आपकी सोशल नीड्स, देन कम्स एस्टीम नीड्स, और लास्ट में आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. अब अगर बात करें कि इंडिविजुअल के लिए क्या सब हो सकता है, तो हंगर, और अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सैलरी, बेसिक सैलरी.
सेफ्टी नीड्स की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ इनकम एक इंडिविजुअल के लिए और ऑर्गेनाइजेशन में पेंशन प्लान्स। सोशल नीड्स की बात करें तो यहाँ पे दोस्ती, फ्रेंडशिप और यहाँ पे क्या है, कॉर्डियल रिलेशंस विद देयर कलीग्स। एस्टीम नीड्स में यहाँ पे स्टेटस और यहाँ पे जॉब का टाइटल, है ना, जॉब की पोजीशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में यहाँ पे सेल्फ फुलफिलमेंट विच कैन नेवर बी हैपन, और यहाँ पे क्या, अचीवमेंट ऑफ गोल्स, एक गोल हुआ, कंप्लीट हुआ, फुलफिल हुआ, द नेक्स्ट गोल अराइज एंड इट कीप्स ऑन मूविंग एंड मूविंग एंड मूविंग। ओके, तो ये थे आपकी मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, द 5 लेवल नीड्स। ओके, आगे चलते हैं फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। As I discussed earlier कि मोटिवेशन के लिए some individuals need financial incentives to motivate, और कईयों को पैसों के बिना कुछ other factors matter to motivate. So financial incentives में आपके पास क्या, ये क्या होता है, it refers to incentives which are in direct monetary form या measurable in monetary term। जो monetary form में होते हैं इनको financial instruments या financial incentives कहते हैं। जैसे कि पहला है pay and allowances, जिसमें आपकी सैलरी आती है, बेसिक सैलरी, ठीक है, वो आ सकती है। प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव, जिसमें क्या होता है, कुछ ऐसे वेज इंसेंटिव प्लान होते हैं जो आपकी वेजेस को इंक्रीज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन प्रोडक्टिविटी। जितना प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा उतनी आपकी वेजेस में इंक्रीमेंट होता रहेगा, फाइनेंशियल इंसेंटिव है। बोनस की बात करें तो बोनस क्या होता है, एक ऐसा इंसेंटिव होता है जो वेजेस या सैलरीज के ऊपर या नीचे थोड़ा बहुत पे किया जाता है। प्रॉफिट शेयरिंग क्या है, जितना रेवेन्यू अर्न किया बिजनेस से उसमें सम प्रपोर्शन, सम रेशियो और सम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दैट बिलोंग्स टू इंडिविजुअल इफ ही वर्क्स अपॉन दैट फील्ड, है ना, सो प्रॉफिट शेयरिंग होगा। को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन क्या होता है, इसमें एम्प्लॉइज आर ऑफर्ड कंपनी शेयर्स एट अ सेट प्राइस विच इज लोअर देन द मार्केट प्राइस। ऐसे शेयर्स एम्प्लॉइज को बेचे जाते हैं जिनका रेट मार्केट रेट से कम होता है, यानी at some discounted price। ओके, तो वो स्टॉक ऑप्शन में आता है। आगे है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स में क्या आएगा आपका, जैसे कि पीएफ, पेंशन, ग्रेचुइटी, ये सारी की सारी टर्म्स रिटायरमेंट बेनिफिट्स में मिलती हैं। फाइनेंशियल टर्म में पर्क्विजिट्स, पर्क्विजिट्स में क्या आता है, जैसे कि कार का अलाउंस, हाउसिंग का अलाउंस होता है ना, HRA, TA, DA, ये सब मिलता है, महंगाई भत्ता, ट्रैवलिंग भत्ता, ये सब चीजें मिलती हैं, ठीक है। चिल्ड्रन का एजुकेशन होता है ना कि अप टू 1 चाइल्ड द कॉस्ट ऑफ इट्स एजुकेशन विल बेयर बाय द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, है ना, सो वो सब फायदे मिलते हैं पर्क्विजिट्स में। तो ये सारे के सारे पॉइंटर्स थे आपके फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के अंदर। ओके, आगे चलते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होंगे, which are not paid in monetary forms। तो किस फॉर्म में होंगे, ये इनका मोटिव क्या होता है, साइकोलॉजिकल और इमोशनल सेटिस्फेक्शन। जिन इंडिविजुअल्स के लिए सिर्फ मनी ही मैटर नहीं करती है, मींस दे हैव अर्न्ड अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी और देयर कॉम्पेंसेशन आफ्टरवर्ड्स, some kind of non-financial incentives would work better for motivating them to improve or to satisfy their physical and emotional levels, है ना। जैसे कि एक इंडिविजुअल है, उसको ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन मिल गया है, तो ये उसको साइकोलॉजिकली ज्यादा सेटिस्फाई करेगा एज कंपेयर टू एलिवेशन। मींस कि अगर उसकी सैलरी में हाइक मिला होता, इंक्रीज हुआ होता, कंपैरेटिवली टू दैट ही इज गेटिंग मोर सेटिस्फेक्शन व्हेन ही इज प्रमोटेड टुवर्ड्स अ हायर पोजीशन, है ना। तो ये क्या है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। स्टेटस में इंक्रीज हो गया है, अथॉरिटी बढ़ गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, जॉब चैलेंजिंग हो गई है, तो दिस रेफर्स टू नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, राइट। अब क्या क्या आ सकता है इसमें, लेट्स डिस्कस। तो फर्स्ट है स्टेटस। स्टेटस में क्या आता है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन, पर्क्विजिट्स, प्रेस्टीज ऑफ जॉब, ये सारी की सारी स्टेटस में आती हैं। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, हाउ डज दैट मैटर, इसमें वो फीचर्स आते हैं जो इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल ऑटोनॉमी यानी कि लेवल ऑफ आजादी टू टेक डिसीजंस, है ना, रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, कंसिडरेशन टू एम्प्लॉयज, रिस्क टेकिंग, ये सारे के सारे फैक्टर्स
ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट में आते हैं. देन कम्स योर कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी. हाउ योर कैरियर कैन बी बूस्टेड बाय योर ऑर्गेनाइजेशन, हाउ दिस वर्क्स. Managers should provide opportunity to employees to improve their skills and be promoted to higher level. When does this happen? When they will be giving adequate initiative towards something, ठीक है, जहां पे वो अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं, जहां पे they can make their decisions. But the condition being they should have appropriate skill. They should have their developed potential or skill to do that thing. वहां पे कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी बेटर वर्क करती है. जॉब एनरिचमेंट. जॉब एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है? एनरिचमेंट मतलब ज्यादा, जहां पे जॉब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहां पे आपको डाइवर्सिटी मिले, वैरायटी मिले काम करने की. यू शुड नो हाउ टू fulfill different kind of task, different kind of roles. That is called job enrichment. तो यहाँ पे क्या है? It is concerned with designing jobs that include greater variety of work content. अलग अलग तरह का काम आपको करना आना चाहिए. Higher level of knowledge and skill, है ना? ये सब चीजें आपकी job enrichment के अंदर आती हैं. एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम्स, जहाँ पे मे बी ऑन अ हाफ मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, ईयरली बेसिस वो कुछ होते हैं ना, एम्प्लॉय अवार्ड प्रोग्राम्स किए जाते हैं कंडक्ट, जहाँ एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, है ना, एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर. सो ये सब चीजें दी जाती है, उनको बोलते हैं एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम्स. जॉब सिक्योरिटी में क्या है? जहाँ पे एम्प्लॉयज को स्टेबिलिटी चाहिए अपनी फ्यूचर की इनकम को लेके. तो सिर्फ प्रेजेंट इनकम पे फोकस नहीं करना, फ्यूचर की इनकम की स्टेबिलिटी भी वर्क एज अ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव. एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन. व्हेन डज दिस हैपन? जब डेमोक्रेटिव पार्टिसिपेशन होगा एम्प्लॉयज के थ्रू. ओके, आगे एम्प्लॉय एम्पावरमेंट. व्हाट इज एम्पावरमेंट? दिस इज बेसिकली सशक्तिकरण इसको बोलते हैं. ठीक है, सशक्तिकरण में क्या है? जहां पे जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, you will give more level of autonomy to them. ठीक है, ऑटोनॉमी जब उनके पास ज्यादा आ जाती है ना, कंसंट्रेशन ऑफ पावर जब कम रहती है आप सुपीरियर्स के पास, दिस इज कॉल्ड एम्प्लॉय एम्पावरमेंट. इट मीन्स गिविंग मोर ऑटोनॉमी एंड पावर्स टू सबऑर्डिनेट्स, मे बी टू रिड्यूस देयर बर्डन ऑफ वर्क, मे बी टू रियलाइज द फुल पोटेंशियल एंड स्किल ऑफ द एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग अंडर यू. ठीक है, सो इट मेक्स पीपल फील दैट देयर जॉब्स आर इम्पॉर्टेंट. हमें इम्पॉर्टेंट समझा जा रहा है, हमारे स्किल को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है. ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स विल बी कमिंग अंडर योर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. आई होप यू हैव मेक अ क्लियर डिमार्केशन बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. ओके, तो यहां तक आपका मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट खत्म होता है. आगे चलते हैं लीडरशिप पे. व्हाट इज लीडरशिप? जहां पे एक लीडर होगा वो अपनी टीम को गाइड करेगा या लीड करेगा टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ समथिंग. ठीक है, सो दिस इज लीडरशिप. इसमें क्या दिखाया है इमेज में कि एक लीडर है, वो सिर्फ ऐसे नहीं कर रहा है कम, सबसे आगे नहीं चल रहा है. ही इज इक्वली वर्किंग विद द अदर एम्प्लॉयज हु आर इन हिज टीम. ठीक है, सो वो एक गुड लीडर होगा. सो लेट्स डिस्कस इट्स प्रोसेस. It's a process of influencing the behavior of people by making them strive voluntarily towards achievement of organizational goals. गोल को अचीव करने के लिए जब आप इंडिविजुअल्स को वॉलंटरीली मोटिवेट करते हो, उसको हम बोलते हैं लीडरशिप. वॉलंटरीली का मतलब क्या होता है? कि वो अपनी मर्जी से बढ़े आगे, है ना. यू कैन नॉट डू दैट एक्ट इन अ डेलिबरेट मैनर, इट हैज टू बी डन ऑन वॉलंटरी बेसिस. So that is called leadership. It indicates the ability of individual to maintain good interpersonal relations. Very very important. लीडरशिप में ऐसा नहीं कि आप सिर्फ टास्क दे रहे हो, है ना, या इंस्ट्रक्ट करो या गाइड करो. इट इज ऑल्सो वेरी पर्टिनेंट दैट यू शुड मेंटेन गुड कॉर्डियल रिलेशनशिप विद योर टीममेट्स, है ना, with followers and motivate them to contribute to achieve the organizational objectives. तो ये मीनिंग था. अब पढ़ेंगे लीडरशिप स्टाइल. स्टाइल मतलब द टाइप्स ऑफ लीडरशिप, है ना. सो हम इसको टाइप्स ऑफ लीडरशिप भी कह सकते हैं. लीडरशिप कितने तरह की होती है? सो बेसिकली लीडरशिप आपकी 3 तरह की होती है. एक है ऑटोक्रेटिक, ठीक है, एक होता है डेमोक्रेटिक, एक होता है लेजर-फेयर. लेजर-फेयर या फिर फ्री रेन भी कह सकते हैं इसको, फ्री रेन. ऑटोक्रेटिक, द फर्स्ट कम्स योर ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन लीडर.
ऑटोक्रेटिक लीडर वो होता है जिसके पास सारी पावर खुद होती है सारे डिसीजंस लेने की, जहां पे वो इंडिविजुअल्स को ही और शी कैन नॉट अलाउ देम टू मेक डिसीजंस, है ना, टू गिव सजेशंस, टू डू पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग एंड मोर ओवर ऑटोनॉमी कुछ नहीं दी होती है एम्प्लॉयज को, सारे के सारे डिसीजंस जो होंगे वो एक लीडर ही लेगा। इस तरह की लीडरशिप स्टाइल उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो की जाती है जहां लोग इनिशिएटिव नहीं लेते हैं काम करने के लिए, वो लेजी होते हैं, उनके पास स्किल नहीं होती है, पोटेंशियल नहीं होता है और वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते, तो जबरदस्ती वो करवाना पड़ता है काम। तो ये जो स्टाइल है इसको बोलते हैं ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेरियन लीडर। सो an autocratic leader gives orders and expects his subordinates to obey these orders. वो ऑर्डर देगा और यही एक्सपेक्ट करेगा कि उसके जो सबऑर्डिनेट्स है वो उस ऑर्डर को माने। If a manager is following this style, that communication is only one way with the subordinate, only acting according to command given by manager. यानी कि यहाँ पे सिर्फ टॉप टू बॉटम अप्रोच ही चलती है कम्युनिकेशन के लिए। वन वे कम्युनिकेशन होगा कि आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया जाएगा, है ना, काम डेलीगेट कर दिया जाएगा, यू जस्ट हैव टू ओबे द ऑर्डर। लीडर डॉगमेटिक होता है, यहां पे लीडर डॉगमेटिक होता है। व्हाट इज डॉगमेटिक? डज नॉट चेंज और विश टू बी कॉन्ट्राडिक्टेड, जो ना ही बदलना चाहता है ना ही किसी एम्प्लॉय से कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहता है। मींस जहां पे वो ऑप्शन ही नहीं दे रहा है एम्प्लॉयज को कि अपना वो कुछ व्यू पॉइंट या ओपिनियन रख सके, ठीक है, इसलिए इस लीडर को क्या बोलते हैं? डॉगमेटिक। His following is based on the assumption that reward or punishment both can be given depending upon the result. अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया, आउटकम नहीं अच्छा है, तो he or she can take punitive or stern action towards the employees जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है। सो रिवॉर्ड और पनिशमेंट क्या हुए? These are kind of negative motivation। तो ये था आपका ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। सेकेंड इज योर डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडर। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटिव क्या होता है? जहां पे यू गिव इक्वल लेवल ऑफ ऑटोनॉमी टू द पर्संस हु आर वर्किंग अंडर यू एज अ टीम। लीडरशिप की बात हो रही है तो जितनी पावर लीडर्स के पास है, ही और शी गिव्स सम लेवल ऑफ ऑटोनॉमी टू द टीममेट्स टू गिव देयर ओपिनियन और सम सजेशन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अब इसमें क्या है? A democratic leader will develop action plans and makes decisions in consultation with his subordinates। यानी कि जो भी प्लान बनाएगा वो बनाएगा तो सुपीरियर, लेकिन अपने सबऑर्डिनेट्स की सहमति के साथ, ठीक है, उनके कंसल्टेशन, उनसे कंसल्ट करने के बाद ही वो डिसीजन को फाइनल करेगा। यानी कि वो इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहा है अपने टीममेट्स को डिसीजन लेने के लिए। He will encourage them to participate in decision making, यानी कि यहाँ पे इनिशिएटिव प्रिंसिपल फॉलो किया जाएगा, जहाँ पे the people who tend to work under him, they have been given equal opportunity to make decision making. Okay? Next level is your next type is your laissez-faire or free rein leader। laissez-faire या free rein। फ्री रेन का मतलब क्या है? व्हाट इज फ्री रेन? फ्री रेन, यू नो, व्हेन यू डू हॉर्स राइडिंग, व्हेन यू डू हॉर्स राइडिंग ना, तो वो जो लगाम होती है, दैट है ना, दैट रोप थिंग, जब उसका पुल करते हो, दैट इज कॉल्ड रेन। दिस इज एक्चुअली REIN। फ्री रेन का मतलब क्या है? अब when you do horse riding ना, so assume yourself as a horse rider and assume that horse as your teammate, है ना। so when you lose that rein, free कर देते हो पूरी, मतलब छोड़ देते हो कि सारे डिसीजंस, हॉर्स अपने आप चलेगा। समझदार इतना है कि वो अपने आप डायरेक्शन, सही डायरेक्शन में जाएगा। दिस इज कॉल्ड फ्री रेन। तो laissez-faire इस तरह की लीडरशिप स्टाइल होती है जहां पे मोस्ट ऑफ द डिसीजंस जो होते हैं वो आपके टीममेट्स या सबऑर्डिनेट्स लेते हैं। बस सिर्फ लीडर का एक पॉइंट ऑफ कंसल्टेशन रहता है, बाकी सारे के सारे जो ग्रेटर लेवल ऑफ ऑटोनॉमी है दैट हैज बीन गिवन टू योर सबऑर्डिनेट्स। सो लेट्स रीड। The followers or your subordinates are given a high degree of independence, high degree of autonomy
to formulate their own objectives and the ways to achieve them. क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कैसे अचीव करोगे, सबके सब कौन डिसाइड करता है? आपके सबऑर्डिनेट्स डिसाइड करते हैं. The group members work on their own task, resolving issue themselves. The manager is there only. मैनेजर का यहाँ पे क्या रोल है समझना, to support them and supply them the required information to complete the assigned task. तो जस्ट वो हेल्प आउट करेगा कि जो भी आपको टास्क कंप्लीट करना है उसमें वट एवर द इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, वट एवर द रॉ मटेरियल्स और सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, आई विल बी देयर टू प्रोवाइड देम. इतना काम होगा मैनेजर का. बाकी सारे डिसीजंस, क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, क्या उनके ऑल्टरनेटिव्स है अचीव करने के लिए, कौन सा ऑप्टिमम होगा, किसका सिलेक्शन होगा, वो सबका डिसीजंस कौन लेता है? सबऑर्डिनेट्स. दैट्स व्हाई इस लीडरशिप स्टाइल को क्या बोलते हैं हम? लेजर-फेयर और फ्री रीन. तो यहां तक आपका लीडरशिप टॉपिक भी फिनिश होता है. नाउ इज योर कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन एज डिस्कस्ड अर्लियर, बातचीत को बोलते हैं कम्युनिकेशन, लेकिन नॉट वन वे, है ना. तो कम्युनिकेशन मैं आपको बताऊं अगर दो तरह की होती है. एक होता है मोनोलॉग और एक होता है डायलॉग. ठीक है, मोनोलॉग कम्युनिकेशन होता है वन वे, डायलॉग कम्युनिकेशन होता है टू वे. जैसे मैंने कहा कि कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है, लेक्चर चल रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है, जहां पे देयर इज ओनली वन पर्सन टू स्पीक, है ना, हु इज कम्युनिकेटिंग विद यू. दिस इज कॉल्ड मोनोलॉग, वन वे इंटरेक्शन, जो कि कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है ना. डायलॉग की बात करें, डायलॉग मतलब क्या है? जहां पे टू वे इंटरेक्शन है ना. एक पर्सन है जो मैसेज को आपके पास पहुंचा रहा है और एक पर्सन है जो उसको रिसीव करके आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है. This is called dialogue or two-way communication. Okay. So let's discuss in detail what is communication. Okay. Communication is understood as the process of exchange of ideas, views, facts, feelings, thoughts, etc. between or among people to create common understanding. एक मैसेज जो एक इंडिविजुअल के दिमाग में है, उस मैसेज को एज इट इज सब तक पहुंचाने के लिए, अब वो मैसेज आइडिया की फॉर्म में हो सकता है, कोई थॉट हो सकता है, कोई फीलिंग हो सकती है, कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो जो एक पर्सन के हेड में है वो सबके माइंड में जाए, वो किस प्रोसेस से होगा? कम्युनिकेशन, बात करने से होगा, बताने से होगा, है ना. सो कम्युनिकेशन क्या है? ये वो प्रोसेस है जहां पे आप अपने आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स को एक्सचेंज करते हो दूसरों के साथ. अपना आइडिया दूसरे को बताया, दूसरे का भी आपके माइंड में गया विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन. इट्स ऑल द प्रोसेस ऑफ बातचीत, कम्युनिकेशन. नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन. कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स होते हैं दैट व्हेन बाइंड्स कंप्लीट योर कम्युनिकेशन प्रोसेस? द फर्स्ट इज सेंडर. सेंडर कौन होगा? मैसेज को पहुंचाने वाला, मैसेज डिलीवर करने वाला, जिसके दिमाग में कोई आइडिया, नोशन, फीलिंग आ रहा है. तो ही इज अ पर्सन हु कन्वेज हिज थॉट्स और आइडियाज टू रिसीवर. ठीक है, आगे चलते हैं. मैसेज पहुंचाना क्या है? कोई थॉट, कोई आइडिया, कोई फीलिंग, कोई नोशन, क्या कंटेंट क्या है वो पहुंचाना. दिस इज कॉल्ड मैसेज. ठीक है, कंटेंट ऑफ आइडियाज, फीलिंग, सजेशन, ऑर्डर्स एक्सेट्रा, जिसको आप कम्युनिकेट करना चाहते हो. नेक्स्ट इज एनकोडिंग. एनकोडिंग क्या होता है? जहां पे आप जो भी आपके माइंड में मैसेज या इंफॉर्मेशन है उसको आप रिसीवर तक पहुंचा रहे हो, तो किस फॉर्म में? आर यू विजुअली रिप्रेजेंटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स, या लिखित वे में कुछ रिटर्न दे रहे हो, या कुछ टाइप्ड फॉर्म में है, इमेजेस की फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में, तो किस फॉर्म में वो मैसेज जा रहा है? दिस इज कॉल्ड एनकोडिंग. इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज जो आपके माइंड में है इनटू कम्युनिकेशन सिंबल्स, जैसे कि आइदर वर्ड्स की फॉर्म में, पिक्चर्स की फॉर्म में, जेस्चर्स की फॉर्म में. यू डू दिस थिंग, यू डू दिस थिंग, ये क्या है? जेस्चर्स की फॉर्म में. वर्ड्स, पिक्चर, वर्ड्स कब होगा? व्हेन यू डू दैट इन राइटिंग और टाइपिंग फॉर्म. पिक्चर्स क्या होगा? व्हेन यू सिंबलाइज समथिंग इन फॉर्म ऑफ इमेज, है ना. सो जब आप मैसेज को कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड एनकोडिंग. मीडिया, क्या मीडिया है? क्या आप वर्बली बता रहे हो, ओरली बता रहे हो, या आप ईमेल कर रहे हो, या आप ऑडियो विजुअल्स के थ्रू दिखा रहे हो? क्या मीडिया क्या है? किस चीज के थ्रू आप मैसेज को पहुंचा रहे हो?
इट इज द पाथ और वे और मीडियम थ्रू विच एनकोडेड मैसेज, जिसको आप पिक्चर्स, इमेजेस, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर चुके हो, उसको आप रिसीवर तक पहुंचा रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो। मीडिया किस चीज के जरिए पहुंचा रहे हो। ओके, आगे है डिकोडिंग। अब एनकोड किया है आपने अपने मैसेज को, सिंबल्स, जेस्चर्स, वर्ड्स की फॉर्म में एनकोड किया है, तो एज इट इज समझ पाना मुश्किल होगा रिसीवर के लिए। तो रिसीवर क्या करेगा, उस मैसेज को डीकोड करेगा, है ना। डीकोड का मतलब क्या होता है, अपनी मीनिंगफुल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना, ताकि उस मैसेज का एक मीनिंगफुल ऑब्जेक्टिव निकल के आए, वो समझ पाए, वो अच्छे से इंटरप्रेट करे, क्लियरली अंडरस्टूड करे। तो डीकोडिंग इसलिए जरूरी होता है। So it is the process of converting encoded message into meaningful form. Okay, that has been sent by the sender. This is called decoding. अब है रिसीवर। रिसीवर कौन होगा? रिसीवर वो इंडिविजुअल होगा जिस तक मैसेज पहुंचाना है। उसके बाद फीडबैक। फीडबैक का मतलब क्या है? आफ्टर रिसीविंग द मैसेज and interpreted that in meaningful manner, it is the obligation of receiver to give a pure and honest feedback to the sender that he has received the message in a clear and understood manner. This is called feedback. So it includes all those actions of receiver indicating he has received message, उस तक पहुंच गया और उसने उसे सही तरीके से समझ लिया। This is called feedback. नॉइज, लास्ट एलिमेंट इज नॉइज। नॉइज का मतलब क्या होता है? जितनी भी इंटरप्शंस होती हैं, जितने भी हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स आती हैं एक मैसेज को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाने के लिए, वो सब चीजें नॉइज के अंदर आती हैं। और जितने बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो सब आपके नॉइज के पार्ट होते हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस में डिटेल करेंगे। तो ये थे आपके एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, यू कैन सी दिस, सेंडर अपने मैसेज को एनकोड करके मीडिया के थ्रू रिसीवर तक पहुंचाएगा, और रिसीवर तक पहुंचने से पहले उसको डिकोड किया जाएगा। डिकोड कौन करेगा? रिसीवर करेगा। फिर रिसीवर उस मैसेज का फीडबैक पहुंचाएगा सेंडर तक। इस पूरे प्रोसेस में नॉइज मे हैपन। ओके, मे हैपन। आगे चलते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है जो ऐसे दो लोगों के बीच में होगा जहां पे एक स्ट्रिक्टर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन डिसाइड की जाती है, दैट इज ओनली बेस्ड अपॉन ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ क्या काम होगा, दैट्स इट, है ना। यानी कि इट टेक्स प्लेस बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, या सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर, और अमंग केडर एम्प्लॉयज और मैनेजर्स। तो कम्युनिकेशन इसमें ओरल और रिटन दोनों तरह की हो सकती है, ठीक है। इसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फॉर्म में पढ़ सकते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आगे करेंगे अभी, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन में आती हैं, जहां पे ओनली कुछ प्री डिसाइडेड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन होती है। यू कैन नॉट, आप उस ट्रैक से आउट ऑफ जोन नहीं जा सकते, ठीक है। सो दैट इज प्योरली अपॉन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, उससे बाहर कुछ नहीं होता। दैट इज कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन में आपके ये टाइप्स आते हैं, चेन, व्हील, सर्कुलर, फ्री फ्लो, इन्वर्टेड। सिंगल चेन की बात करें, दिस इज योर सिंगल चेन कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है? ये नेटवर्क एग्जिस्ट बिटवीन सुपरवाइजर एंड हिज सबऑर्डिनेट्स। एक सुपरवाइजर और उसके सबऑर्डिनेट्स के बीच में है। सिंस मेनी लेवल्स एग्जिस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम एवरी सुपीरियर टू हिज सबऑर्डिनेट थ्रू सिंगल चेन। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लेवल्स होते हैं, इसीलिए हर सुपरवाइजर को अपने सबऑर्डिनेट को सिंगल चेन की हेल्प से कम्युनिकेट करना पड़ता है। ओके, आगे है व्हील नेटवर्क। दिस इज योर व्हील नेटवर्क। व्हील नेटवर्क में क्या है? यहाँ मिड जोन में आपका सुपीरियर रहेगा, बाकी एंड पॉइंट्स पे आपके सबऑर्डिनेट्स हैं। यानी एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट हैज टू बी पास टू द अदर पर्सन, यू मस्ट इंश्योर दैट कि वो सारी इंफॉर्मेशन आपके सुपीरियर से होके ही गुजरेगी, राइट। तो इन दिस ऑल सबऑर्डिनेट्स अंडर वन सुपीरियर, है ना, एक सुपीरियर है ना आपका, यहाँ सुपीरियर है, बाकी सारे सबऑर्डिनेट्स है। So they communicate through him only as he acts as a hub of the wheel. This is the mid zone. This is the hub of the wheel. Okay. The subordinates are not allowed to talk among themselves. तो जितने subordinates हैं उनको end points पे रखा है क्योंकि वो आपस में directly contact नहीं कर सकते हैं. They has to pass their message only via their superior. आगे चलते हैं circular. You can see this circular flow. Circular में क्या है? The communication moves in a circle.
कम्युनिकेशन सर्कल में मूव करता है। हाउ, कैसे? ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट विद हिज एडजॉइनिंग टू पर्सन्स, यानी कि ये इंडिविजुअल है, ये फिर कम्युनिकेशन सिर्फ इससे और इससे कर सकता है। तो अगर इस इंडिविजुअल को यहां तक कुछ मैसेज पहुंचाना है तो वो यहां तक डायरेक्टली नहीं जा सकता, इसको अपना मैसेज इसको फॉरवर्ड करना होगा, तब ये आगे पास करेगा। तो यानी कि सर्कुलर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में जो एक इंडिविजुअल है वो अपने एडजॉइनिंग टू इंडिविजुअल तक इंफॉर्मेशन पास कर सकता है, उसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकता। ठीक है, सो ये वाला है these two, ये वाला है these two, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ नेटवर्क। आगे है फ्री फ्लो। फ्री फ्लो में आप देख रहे हो इंफॉर्मेशन हर जगह से पास हो रही है। So it's very clearly understood from this image that each person can communicate with others freely in any direction. It could be either vertical, horizontal, diagonally, right? तो इसमें कम्युनिकेशन क्या होता है? फास्टर होता है as compared to this. आगे चलते inverted V. What is inverted V? You see this is V. Inverted V, this is inverted V. This is inverted V. This refers to जहां पे एक subordinate है, he is allowed to communicate with his immediate superior as well as his superior. जहां पे एक सबऑर्डिनेट है, ठीक है, वो अपने सुपीरियर से बात भी कर सकता है और इमीडिएट सुपरवाइजर से भी बात कर सकता है, राइट? So communication can take place in this direction as well as this direction. This is called inverted V network. Next is informal communication. What is informal communication? When communication take place without fixed lines, fixed boundaries of the individuals, that is called informal communication. It can happen in every direction, maybe between superior, subordinate, 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 ठीक है? तो जहां पे फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है विदाउट एनी प्रिस्क्राइब्ड लाइंस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ग्रेप वाइन भी कहते हैं। व्हाट इज ग्रेप वाइन? यू नो, दिस इज द ग्रेप्स, है ना, ये ग्रेप्स होते हैं आपके। सो ग्रेप वाइन क्या है? जहाँ पे ग्रेप्स आपके ग्रो किए जाते हैं। सो सब एक दूसरे से क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं इन वन वे और दी अदर। तो ग्रेप वाइन नेटवर्क भी आपका कई तरह का होता है। लेट्स रीड देम। ये देखो, पहला है सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क। व्हाट इज सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क? यहाँ पे ईच पर्सन कम्युनिकेट्स टू द अदर इन द सीक्वेंस, है ना, ये इससे ये इससे ये इससे कम्युनिकेट कर सकता है। दिस इज कॉल्ड सिंगल स्ट्रैंड। नेक्स्ट इज गॉसिप नेटवर्क, ठीक है। व्हाट इज गॉसिप नेटवर्क? ईच पर्सन कम्युनिकेट्स विद ऑल ऑन नॉन सिलेक्टिव बेसिस। कोई भी इंडिविजुअल किसी से भी नॉन सिलेक्टिव बेसिस पे कम्युनिकेट कर सकता है। दिस इज कॉल्ड गॉसिप नेटवर्क। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? हो भी सकता है, नहीं भी, यानी कि इस केस में इंडिविजुअल कम्युनिकेट्स रैंडमली विद अदर इंडिविजुअल। हो सकता है किसी को भी सिलेक्ट कर सकता है, यानी every person in that universe or organization can be selected on random basis. This is called probability network. आगे आता है क्लस्टर नेटवर्क। व्हाट इज क्लस्टर? द इंडिविजुअल कम्युनिकेट्स विद ओनली दोज पीपल whom he trust. ट्रस्ट का मतलब क्या है? whom he preferably find on priority basis. That is called cluster network. ट्रस्ट किस पे करेगा? जिससे उसकी जो उसके ज्यादा जानकार होंगे, दोस्त होंगे, जिससे उसका बॉन्ड ज्यादा क्रिएट होगा, है ना। तो क्लस्टर नेटवर्क में एक इंडिविजुअल उससे बात करता है जिससे उसका ट्रस्ट या बॉन्ड ज्यादा कनेक्टेड है। ओके, सो these all will be coming under your informal communication, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन करते करते क्या बैरियर्स आ सकते हैं? हमारे पास 4 तरह के बैरियर्स होते हैं, ठीक है। पहला है सिमेंटिक बैरियर्स। सिमेंटिक बैरियर्स वो होता है जो कि मैसेजेस की जितनी प्रॉब्लम्स या ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं उसको एनकोड या डिकोड करते हुए, सिंपल, ठीक है। जब भी किसी मैसेज को एनकोड या डिकोड करते हुए जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आ रही हैं, उनको हम बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर्स। और आई कैन से इन शॉर्ट इट्स टेक्निकल बैरियर्स। सो लेट्स रीड देम वन बाय वन। सिमेंटिक बैरियर्स क्या क्या होते हैं? पहला है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। व्हाट इज बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज? Sometimes intended meaning may not be conveyed by a manager to his subordinates. जो मैसेज का एक्चुअल मीनिंग वो पहुंचाना चाहता है सबऑर्डिनेट्स को, वो नहीं पहुंचा पाता। ये क्यों हो सकता है? या तो एनकोडिंग में दिक्कत आ गई है, जो प्रॉपर जेस्चर, सिंबल्स,
टेक्स्ट यूज करना था वो नहीं कर पा रहा है, वो उसने इनएडिक्वेट यूज किया है ना, रॉन्ग वर्ड्स का यूज किया है, जो वर्ड्स की जरूरत थी वो नहीं यूज किया, तो उसकी वजह से एनकोडिंग का प्रॉब्लम आ गया ना। दिस इज कॉल्ड बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। डिकोडर तक पहुंचने से पहले मैसेज का जो मीनिंग है वही क्लियर नहीं है। दिस इज कॉल्ड बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। आगे चलते सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। अब कई बार एक सिंबल के अलग अलग मीनिंग होते हैं, है ना। सो एनकोड तो कर दिया एनकोडर ने, लेकिन इट इज डिपेंड अपॉन द डिकोडर कि वो उस सिंबल को राइटफुल मैनर में इंटरप्रेट कर पा रहा है या नहीं। ओके तो एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं, रिसीवर को ये सही मायने में समझना चाहिए कि जो मैसेज उस तक पहुंचा गया उसका रियल मीनिंग जो सेंडर है वो क्या कहना चाह रहा है। अगर उसने रॉन्गफुली इंटरप्रेट किया तो यानी कि वो सिंबल्स का मीनिंग डिफरेंट है, उसकी वजह से मैसेज प्रॉपरली डिकोड नहीं हो पाया। आगे चलते हैं फॉल्टी ट्रांसलेशंस। कई बार कम्युनिकेशन ओरिजिनली ड्राफ्टेड इन वन लैंग्वेज नीड टू बी ट्रांसलेटेड टू लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल टू वर्कर्स। एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपका मैसेज ड्राफ्ट किया जाता है और यू परसीव दैट कि जब डिकोडर के पास मैसेज पहुंचे तो वो उसको इस मैसेज को अपनी मीनिंगफुल लैंग्वेज में करेक्टली ट्रांसलेट करके समझ पाए। लेकिन अगर ट्रांसलेशन ही गलत हो गया है तो वहां पे मैसेज का मीनिंग गलत हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर ट्रांसलेटर ही अपने काम में प्रोफिशिएंट नहीं है लैंग्वेजेस को लेकर तो वहां पे एनकोडिंग डिकोडिंग की दिक्कत आ जाएगी। नेक्स्ट इज unclarified assumptions. Some communications may have certain assumptions which are subject to different interpretations. कई बार एक बात को समझने के लिए कुछ अलग अलग assumptions होती हैं। अब अलग अलग assumptions में कौन सी assumption correct होगी, how the receiver is going to interpret that. जैसे कि एक बॉस ने सबऑर्डिनेट को कहा कि हमारे गेस्ट का ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ अवर गेस्ट। बॉस का मतलब हो सकता है कि वो सबऑर्डिनेट को ये बोले कि उसके ट्रांसपोर्ट का, फूड का, एकोमोडेशन का ध्यान रखे जब तक कि वो इस प्लेस को छोड़ के ना जाए। लेकिन सबऑर्डिनेट इस चीज का ऐसा मतलब समझ सकता है कि उसको होटल तक ध्यान से लेके जाना। ठीक है, सो यानी कि एजम्पशन ही अगर इनकरेक्ट समझी गई है तो वो भी एक फॉल्ट हो सकता है। टेक्निकल जार्गन, कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया है मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए, वो भी एनकोडिंग डिकोडिंग में आता है। बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग, हर मूवमेंट का अपना मीनिंग है। सो अगर बॉडी लैंग्वेज या जेस्चर को आपने गलत रॉन्ग डिकोड किया है तो वो भी एक आपका बैरियर आ सकता है। ओके तो वो थे आपके सिमेंटिक बैरियर्स। नाउ कमिंग टू साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर्स वो होते हैं जो आपके माइंड से इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एक्ट एज अ बैरियर। जैसे कि a worried person cannot communicate properly and an angry receiver cannot understand the real meaning of message. तो अगर एक सेंडर का नेचर ऐसा है कि वो बहुत वरिड रहता है, वो कम्युनिकेट ओपनली नहीं कर पा रहा, ऊपर से जो आपका रिसीवर है वो एंग्री नेचर का है और वो आपके मैसेज को क्लियरली नहीं समझ पा रहा है, तो वहां पे उनके बीच में साइकोलॉजिकल बैरियर आ गया। ठीक है, सो इस तरह के बैरियर्स को हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स। पहला है प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। जो मीनिंग आप बताना चाह रहे हो उसको पहले से ही आप कुछ गलत समझ रहे हो, गलत इंटरप्रेट कर लिया, पहले से आपने धारणा बना ली कि ऐसा ही बोला होगा जो एक्चुअली नहीं है। साइकोलॉजिकल बैरियर। लैक ऑफ अटेंशन, जब मैसेज आपको एनकोड किया जा रहा है बट यू आर नॉट गिविंग ड्यू अटेंशन टुवर्ड्स रिसीविंग द एक्चुअल मीनिंग ऑफ मैसेज, दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ अटेंशन। आपने सुना नहीं ध्यान से, इसीलिए आप समझ नहीं पाए हो, साइकोलॉजिकल बैरियर। लॉस बाय ट्रांसमिशन और पुअर अटेंशन, तो मीडियम के थ्रू अगर ट्रांसमिशन के थ्रू लॉस हो गया मैसेज का, ऊपर से आपने रिटेन अच्छे से नहीं किया मैसेज को, तो वो भी एक बुरी तरह से एक्ट करेगा। ओके आगे है डिस्ट्रस्ट। अगर सेंडर और रिसीवर के बीच में ट्रस्ट नहीं है तो वो बॉन्ड ही नहीं बना है, तो जो मैसेज पहुंचाना चाह रहा है ना उसको ट्रस्ट है, जो रिसीव कर रहा है ना उसको ट्रस्ट है, तो एक्चुअल मीनिंग तब भी हैम्पर हो जाएगा। ओके दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रस्ट। तो ये सारे फैक्टर्स आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं। आगे चलते ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। अब वो तो थे इंडिविजुअल बैरियर्स, अब ऑर्गेनाइजेशन के बैरियर्स क्या क्या आ सकते हैं। पहला है हमारे पास, पहला है ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी।
पॉलिसी कैसी है, लिबरल है, स्ट्रिक्ट है, that also affect the communication levels in one way or the other. रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे हैं, कम्बसम है, मुश्किल है, आसान है समझने, ठीक है. स्टेटस, सुपीरियर का स्टेटस कैसा है, मतलब कि बहुत हाई पोजीशन पे है या मीडियम पोजीशन पे है, वो भी इन्फ्लुएंस करता है कम्युनिकेशन के लेवल को. कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कितने मैनेजरियल लेवल्स है, 1 है, 2 है, 3 है, या कितना स्कैटर्ड है आपका ऑर्गेनाइजेशन, दैट ऑल्सो इन्फ्लुएंस. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज, यानी कि if facilities for smooth, clear and timely communications are not provided, communications may be hampered. तो जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, लाइक पिक्चर्स, इमेजेस, टेक्स्ट के लिए आपको कंप्यूटर चाहिए, स्क्रीन चाहिए, ऑडियो विजुअल चाहिए, अगर ये फैसिलिटीज ही प्रॉपर नहीं है तो कम्युनिकेशन में भी हैम्पर्ड. तो ये थे आपके ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स. लास्ट टाइप ऑफ बैरियर्स आर योर पर्सनल बैरियर्स. पर्सनल बैरियर्स, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी. अगर सुपीरियर ये सोचता है कि ये इंफॉर्मेशन पास करने से मेरी अथॉरिटी का कुछ लॉस हो जाएगा, मेरी पोजीशन में कुछ कम हो जाएगा, जबकि एक्चुअली ऐसा होगा नहीं, उससे अगर कम हो जाएगा तो वो फियर की वजह से पर्सनल बैरियर आ गया. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन सबऑर्डिनेट्स. अगर वो डिकोडर को, जो कि उसका सबऑर्डिनेट है, उस पर भरोसा ही नहीं करेगा कि वो मैसेज को रियल मीनिंग में समझ पाएगा या नहीं, डाउट रखेगा, तो भी मैसेज क्लियरली इंटरप्रेट नहीं हो सकता. अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट. अगर एक सुपीरियर या सेंडर कम्युनिकेट करना ही नहीं चाहता, विलिंगनेस ही नहीं है, पहले ही नियत नहीं है, तो हाउ कैन कम्युनिकेशन बी इफेक्टिव, है ना, नहीं हो सकता ना. लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स. अगर सुपीरियर को या सबऑर्डिनेट को ऐसा लग रहा है कि हम अपने काम में ध्यान नहीं देंगे क्योंकि हमें इंसेंटिव अच्छा नहीं मिलेगा, तो उस वे में वो कम्युनिकेशन पे भी फोकस नहीं कर पाएंगे, रिटेन नहीं करेंगे इंफॉर्मेशन, है ना. सो उस वजह से भी वो कम्युनिकेशन लॉस हो सकता है. ओके. सो ये सारे के सारे आपके क्या थे, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन. ठीक है. अब इनको ओवरकम कैसे करना है, कैसे सजेशंस हो सकते हैं कि आप कम्युनिकेशन इंप्रूव कर सको. तो इंप्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, फर्स्ट इज क्लैरिफाई द आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन करने से पहले क्या आपके आइडियाज हैं, क्या आप पोर्ट्रे करना चाहते हो, उनको पहले से क्लियर करो. ठीक है. सेकेंड है कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द रिसीवर. जितनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आपको लगता है कि आपका सबऑर्डिनेट या रिसीवर रिटेन कर सकता है, सिर्फ उस लेवल की इंफॉर्मेशन आप उसको पास करो. एक्स्ट्रा दोगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा या गलत समझ लेगा, है ना. सो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड रिटेंशन लेवल ऑफ द इंडिविजुअल कि कितनी लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन वो रिटेन कर सकता है. कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग. इट कुड बी मैंडेटरी कि आप इंफॉर्मेशन पास ऑन करने से पहले अपने सुपीरियर से या पीयर से एक बार कंसल्ट कर लो वेदर इट इज राइट और नॉट. इट्स गुड टू हैव सेकेंड ऑप्शन. ठीक है, सेकेंड ओपिनियन. सेकेंड है बी अवेयर ऑफ लैंग्वेजेस, टोन एंड कंटेंट ऑफ मैसेज. लैंग्वेजेस क्यों बोला, बिकॉज फॉल्टी ट्रांसलेशन हमारा बैरियर था ना, कि अगर ट्रांसलेशन ही करेक्ट नहीं हुआ है, लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करेक्ट नहीं किया है, तो वो आपका एक सिमेंटिक बैरियर बन जाता है. तो उसको करेक्ट करने के लिए सही लैंग्वेज का चुनना बहुत जरूरी होता है. आपका टोन या पिच कैसा होना चाहिए बात करने के लिए, आपका कंटेंट मैसेज का अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ना ही वो इनएडिक्वेट हो, ना ही वो ओवरली प्रिज्यूम हो. ओके. आगे है कन्वे थिंग्स अकॉर्डिंग टू, ओके, कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू टू लिसनर्स. सिर्फ वही चीजें कन्वे करो जो उनके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प आउट करे. एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इज वेरी हार्मफुल फॉर देम. एंश्योर प्रॉपर फीडबैक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी आप इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हो, इट इज वेरी पर्टिनेंट दैट यू शुड रिसीव द ऑनेस्ट फीडबैक whether the information has been interpreted in a correct manner or not. Communicate for present as well as future. So जो भी information आप pass on कर रहे हो या communicate कर रहे हो, वो that message should contain the present as well as future needs. Okay. Follow up communication means क्या है, जो भी आपने, it's all similar to this feedback, है ना. तो फॉलो अप क्या है कि हर एक कम्युनिकेशन का आप मार्कअप ले रहे हो कि वेदर इट हैज बीन रिसीव्ड वेल और नॉट. बी अ गुड लिसनर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू आर कम्युनिकेटिंग विद समवन,
it is very significant for the receiver to listen that information very carefully without assuming any kind of unclarified assumptions कि पहले से आप stereotype कर रहे हो कि हाँ यही बोलना होगा. No, you should be a good listener. You should give due recognition, due consideration to the message. ठीक है, पूरा concentration दो कि what has been said. It's very, very important. Okay, so be a good listener. Okay, so we are done with this chapter. Okay, so we have done all the topics of our leadership, the leadership styles, the elements of leadership, which is your communication, motivation, leadership, supervision. Sabke barriers, types, all we had done. I hope you have liked the today's session as well. Do not forget to like, subscribe and do not forget to like, share and subscribe our channel to every person's, okay, in your contact. See you in next session. Thank you.